गुड मॉर्निंग बच्चों, 9th क्लास। लास्ट खंड है आपका खंड 5 प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। इसमें आपका पहला लेसन है, 16वां अध्याय है प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, खंड 5 में। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? सबसे पहले हम प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ जान लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर के आने से पूर्व घायल या रोगी व्यक्ति की जो सेवा सहायता की जाती है या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जो सेवा सहायता की जाती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और गृह परिचर्या क्या है? घर पर रोगी की देखभाल जो की जाती है वो गृह परिचर्या कहलाती है। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अनेक बार व्यक्ति किसी कार्य को करता रहता है, अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है। कभी कभी दुर्घटनाएं सड़क पे भी घट जाती हैं, कभी घर में भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना कठिन होता है। कुछ घरेलू उपचार या कुछ प्राथमिक चिकित्सा करके तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं, नहीं तो स्थिति गंभीर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के आने से पूर्व या डॉक्टर तक पहुंचने से पूर्व जो सेवा सहायता या उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है कि दुर्घटना अधिक गंभीर न होने पाए, रोगी की स्थिति या घायल व्यक्ति की स्थिति अधिक गंभीर न होने पाए, इसके जीवन को बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा की जाती है। अन्यथा कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें अधिक रक्तस्राव हो रहा है, तो अगर रक्तस्राव को रोका नहीं जाएगा तो क्या होगा? अधिक रक्तस्राव हो जाएगा तो रोगी की स्थिति गंभीर हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अधिक गंभीर हो जाएगा, उसके जीवन को बचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर तक पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या घायल व्यक्ति की कुछ सेवा सहायता की जाती है जिससे उसके जीवन को बचाया जा सके और दुर्घटना की स्थिति अधिक गंभीर न होने पाए। इसी उद्देश्य से हम प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है? प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता अनेकों बार पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, घायल हो गया, एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, तो उसका रक्तस्राव रोकेंगे, उसके जीवन को बचाने के लिए कुछ उपचार करेंगे जिससे कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उसका जीवन बचाया जा सके। व्यक्ति अगर पानी में डूब गया है, उसको पानी से निकाल करके, उसमें जीवन है, पानी से निकाल करके उसके फेफड़े से पानी निकालेंगे। फेफड़े से पानी निकालने के लिए कई विधियां हैं। तो सबसे पहले उसके फेफड़े पर दबाव डाल करके पानी निकालेंगे, फिर उसको कृत्रिम श्वसन देंगे। इन सब क्रियाओं को करके तो पानी में डूबने से व्यक्ति की जो दुर्घटना होती है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। कोई जल गया है या झुलस गया है तो प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। अनेक बार व्यक्ति कोई विषैले पदार्थ जाने अनजाने में भी खा लेता है, कभी जानबूझकर खाया, कभी अनजाने में खा लिया। ऐसी स्थिति में भी प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकताएं आप पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। सर्वप्रथम उसके पेट से जहर को या विषैले पदार्थ को निकालने के लिए उसे उल्टियाँ कराते हैं, गर्म पानी नमक पिला करके। ये सब क्रियाएँ करते हैं जिसका प्रभाव थोड़ा कम हो, डॉक्टर तक जाने तक उसकी जान बची रहे। और फिर डॉक्टर के पास पहुंचने पर तो तमाम उपाय करके जीवन को बचाया जाता है। इसके अलावा कई व्यक्ति को किसी विषैले जीव जंतु ने काट लिया है, पागल कुत्ते ने काट लिया है, किसी विषैले जीव जंतु ने काट लिया है, तो बंद लगा करके ब्लड को ऊपर चढ़ने से रोकते हैं, हृदय तक नहीं पहुंचता है। इसके अलावा कई व्यक्ति कोई धुआं इत्यादि अधिक है, जहाँ कोई जल रहा हो कोई चीज़, वहाँ धुआं अधिक है तो दम घुटता है व्यक्ति का। दम घुटने से भी अनेकों बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसके कारणों को तुरंत हटा करके व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन दिला करके कुछ उपचार किया जाता है। इस तरह से बिजली का झटका लग गया, उसमें भी कुछ उपचार किया जाता है। इस तरह कई जगहों पर कई तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है।
अब प्राथमिक चिकित्सा करने वाला व्यक्ति कहलाता है प्राथमिक चिकित्सक। जो व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सेवा सहायता करता है, चिकित्सा करता है, उसे कहते हैं प्राथमिक चिकित्सक। प्राथमिक चिकित्सक में कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जिससे कि हर व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सक नहीं बन पाता है। उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है, जैसे स्वस्थ और मजबूत हृदय। अनेकों बार ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं कि बहुत सारा ब्लड इत्यादि निकला रहता है, तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो ब्लड देख करके ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन एक प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ और मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, जिससे कि वो दुर्घटना की स्थिति को समझ सके और अच्छी तरह से उसका उपचार कर सके, प्राथमिक चिकित्सा दे सके। अगर वो मजबूत हृदय वाला नहीं रहेगा तो उसके हाथ पांव पहले ही फूलने लगेंगे, तो वो क्या प्राथमिक चिकित्सा कर पाएगा। दूसरा है चिकित्सा संबंधी प्राथमिक ज्ञान। चिकित्सा संबंधी प्राथमिक ज्ञान भी होना चाहिए कि किस तरह की दुर्घटना में, किस तरह के रोग में कौन सी चिकित्सा की जा सकती है, इसका प्राथमिक ज्ञान भी चिकित्सक को होना चाहिए। तीसरा है दूरदर्शिता। प्राथमिक चिकित्सक में दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, यानी दुर्घटना के कारणों को तुरंत समझ ले और उसकी गंभीरता को तुरंत समझ ले, आगे की बात को तुरंत समझने का ज्ञान होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुर्घटना की स्थिति और गंभीर हो सकती है, तो उसमें दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। चौथा है साधन संपन्नता। एक प्राथमिक चिकित्सक में साधन संपन्नता भी उसके पास होना चाहिए, यानी उसके पास तमाम साधन होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के लिए। पट्टियाँ हैं, कैंची है, रुई है, ये सब यानी फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीज़ें रखी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, डिटॉल, सेवलान, इस सब चीज़ों, स्प्रिट है, इन सब चीज़ों को उसे एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रखना चाहिए। वैसे सभी व्यक्ति जो बाहर निकलते हैं उन्हें कुछ दवाइयाँ इत्यादि अपने साथ रखना ही चाहिए। तो एक प्राथमिक चिकित्सक जो है उसके पास कुछ साधन ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की कुछ चिकित्सा कर सके। अगर उसके पास कोई चीज़ें नहीं होंगी तो प्राथमिक चिकित्सा में देरी होगी। पांचवा है चतुरता और दक्षता। प्राथमिक चिकित्सक में चतुरता और दक्षता यानी निपुणता का गुण होना चाहिए, जिससे वो किसी भी स्थिति की गंभीरता को तुरंत समझ ले और चतुराई से काम ले, प्राथमिक चिकित्सा तुरंत शुरू करें। छठा है विवेकशीलता। विवेकशीलता भी एक प्राथमिक चिकित्सक का गुण होता है। हर प्राथमिक चिकित्सक को विवेकशील होना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। आत्मविश्वास। प्राथमिक चिकित्सक में अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी वो सफल प्राथमिक चिकित्सक कहलाता है। अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो किसी चीज़ का निर्णय लेने में सफल नहीं होता है और सही से प्राथमिक चिकित्सा नहीं कर पाता है। आठवां है सहानुभूतिमय। प्राथमिक चिकित्सक को सहानुभूतिमय होना चाहिए। किसी घायल या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहानुभूति बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जिसकी दुर्घटना या घायल हो जाता है जो व्यक्ति, उसमें बहुत जल्दी वो अपना धैर्य खो देता है और घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी सदमे का शिकार भी हो जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सक को चाहिए कि वो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसे समझाए और स्थिति की गंभीरता को अधिक उससे न बताए। तो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी जो घायल या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अगला है धैर्यवान और आशावान। प्राथमिक चिकित्सक को धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य रख करके, वो घबराना नहीं चाहिए, उसे धैर्य रख करके प्राथमिक चिकित्सा करेगा तो चिकित्सा सफल होती है, अच्छे ढंग से कर पाता है। और आशावान होना चाहिए, यानी प्राथमिक चिकित्सा जो वो कर रहा है उसके प्रति उसको आशावान होना चाहिए कि वो सही ढंग से उपचार कर रहा है और रोगी की स्थिति कुछ सुधरेगी इससे घायल की स्थिति। 10वां है स्पष्ट वक्ता। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति जो है वो किसी भी जगह अगर दुर्घटना जहाँ घटती है तो प्राथमिक चिकित्सा जो है, प्राथमिक चिकित्सक उसका उपचार करता है, चिकित्सा देता है, तो उसको वहाँ की भाषा का, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को घायल व्यक्ति को समझा सके और चिकित्सा
चिकित्सक को उसके बारे में, दुर्घटना की स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से बता सके। अगला टॉपिक है आपका प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत। प्राथमिक चिकित्सा कुछ सिद्धांतों पर, यानी इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, वास्तविकता जानने का प्रयास। सबसे पहले दुर्घटना की वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए कि दुर्घटना किस कारण से घटित हुई है, यानी कहीं व्यक्ति को चोट लगा है, रक्तस्राव हो रहा है, या पानी में डूबने के कारण दुर्घटना घटी, या कोई विषैले पदार्थ को खा लिया है, या किसी की कोई हड्डी टूट गई है। इस तरह से मतलब दुर्घटना की वास्तविकता को सर्वप्रथम जानने का प्रयास करना चाहिए। उसके आधार पर तक प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। दूसरा, चिकित्सक से संपर्क। जिस तरह की दुर्घटना घटी हो, यानी जैसे हड्डी टूट गई है तो हड्डी विशेषज्ञ से संपर्क करना, कोई और दुर्घटना घटी है तो उस तरह के डॉक्टर के पास, यानी जिस कारण से दुर्घटना घटी है, जैसी दुर्घटना घटी है उसी से संबंधित योग्य चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, या स्वयं तो नहीं जा सकता क्योंकि वह तो प्राथमिक चिकित्सा कर रहा होता है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की, इसलिए तुरंत किसी विश्वसनीय व्यक्ति को चिकित्सक के पास भेजना चाहिए या चिकित्सक तक ले जाने का इंतजाम करना चाहिए। तीसरा है कृत्रिम श्वसन। दुर्घटना यदि किसी ऐसे कारण से घटी है कि व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जैसे पानी में डूबने पर दुर्घटना घटी है तो व्यक्ति के फेफड़े में पानी पहुंच जाता है तो सांस नहीं ले पाता है, तो सर्वप्रथम उसके फेफड़े से पानी निकालेंगे, फिर कृत्रिम श्वसन क्रिया उसे कराएंगे। कृत्रिम श्वसन की कई विधियाँ हैं, सिल्वेस्टर, सेफर्स, फ्लावर्स, ये 3 विधियाँ हैं। उन विधियों के माध्यम से जो विधि उत्तम है उस विधि के माध्यम से उसे कृत्रिम श्वसन क्रिया कराएंगे और डॉक्टर तक ले जा करके तुरंत ऑक्सीजन का प्रयास करेंगे, ऑक्सीजन लगवाएंगे। अगला है रक्तस्राव को रोकना। अगर दुर्घटना किसी ऐसे कारण से घटी है, बहुत अधिक रक्तस्राव हो रहा, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करेंगे। नहीं तो बहुत अधिक रक्त बह जाएगा तो स्थिति गंभीर हो जाती है। 5वां, शरीर को गर्म रखना। अधिक रक्तस्राव हो जाने से शरीर ठंडा होने लगता है, इसलिए सबसे प्रथम काम तो है, पहला काम है कि रक्तस्राव को रोकेंगे और व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति यानी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत कोई गर्म पेय पदार्थ, चाय, कॉफी इत्यादि, गर्म दूध इत्यादि पीने को देंगे। उसे ठंडा पानी बिल्कुल पीने के लिए नहीं देना चाहिए। अगला है दवा लगाकर पट्टी बांधना। कहीं घाव हो गया है, चोट लग गई है तो घाव को किसी निसंक्रामक घोल से साफ करके, डिटॉल इत्यादि से, स्प्रिट से, किसी भी चीज़ से साफ करके फिर वहाँ दवा लगा करके पट्टी बांध देंगे, जिससे कि ब्लड अधिक न निकल पाए। घायल अंग को सहारा देना। अगर हड्डी टूटी है या कोई अंग अधिक घायल हो गया है तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता है, उसके अंग को सहारा देकर किसी अच्छे मतलब सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, क्योंकि दुर्घटना ऐसी जगह घट जाती है कि वहाँ स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के लिए उसके घायल अंगों को सहारा दे करके तब सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। कभी कभी हड्डी टूटने पर भी घायल अंगों को सहारा देना सर्वप्रथम कार्य हो जाता है, जैसे हाथ की हड्डी टूटी तो झोल में उसको सहारा देते हैं। इस तरह से घायल अंगों को सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। अगला है बेहोश व्यक्ति को होश में लाना। किसी कारण से व्यक्ति बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया तो पानी के छींटे मार करके या उंगलियां सुखा करके उसे होश में लाने का प्रयास करेंगे। अगर होश में लाएगा आ जाएगा तभी अपनी स्थिति को वो सही ढंग से बता भी पाएगा। अगला है हिलाए डुलाए देना। अगर हड्डी टूट गई है तो व्यक्ति को अगर अधिक हिलाए डुलाएंगे तो उसको और भी कष्ट होगा और हड्डी की स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। यानी हड्डी टूटी है तो और भी स्थान से टूट सकती है या खिसक सकती
है नहीं अधिक घायल व्यक्ति को। भीड़ ना करें, अधिक भीड़ हो जाती है जहाँ पर दुर्घटना घटती है, लोग देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं, करेंगे कुछ नहीं लेकिन देखने के लिए इतनी भीड़ लग जाती है कि घायल व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसको शुद्ध वायु मिल सके, ऑक्सीजन अधिक मिल सके, ऐसी स्थिति में भीड़ वहाँ नहीं इकट्ठा करना चाहिए, भीड़ को हटा देना चाहिए। अगला है विष निकालने का प्रयास। अगर कोई विषैला पदार्थ घायल व्यक्ति या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने खा लिया है, कोई विषैला पदार्थ जानने या अनजाने में भी, तो उसे गर्म पानी में नमक डाल करके खूब पिलाएंगे। जितना अधिक पिलाएंगे उससे उल्टियाँ होंगी तो विष बाहर निकलेगा, विष का कुछ भाग बाहर निकल जाएगा तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।